तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आरती ड्रग्स के बारे में। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं एक ड्रग्स कंपनी है, मतलब एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करता है। उसके साथ-साथ एक केमिकल सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। तो देखिए कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर है, मतलब एपीआई के ऊपर है। अभी एपीआई होता क्या है? देखिए, अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली एपीआई क्या है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो लोग हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन का जो कवर होते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसी को एपीआई कहा जाता है। तो इस एपीआई को कंपनी अच्छी तरीके से बनाते हैं और इस हिसाब से अगर मैं कंपनी के बिज़नेस को डिटेल्स में आपको बता दूँ, कंपनी का रेवेन्यू जो है, वो बेसिकली कंपनी एपीआई के ऊपर ही पूरे का पूरा 80% बिज़नेस कर रहा है। बाकी देखिए 5% जो है वो फॉर्मुलेशंस के ऊपर, 5% जो है स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और अदर्स के ऊपर जो है 3% जो इंटरमीडिएट के ऊपर है। तो कंपनी पूरे का पूरा एशिया में बिजनेस नहीं कर रहा है, 57% एशिया में बिजनेस है। बाकी यूरोप में 14%, अफ्रीका में 11% और लैटिन अमेरिका में 10% और नॉर्थ अमेरिका में 8%। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांगली एक प्रेजेंस है, स्ट्रांगली एक ग्रोथ मोमेंटम है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो कंपनी का जर्नी कराने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, क्या सही में सही ढंग में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है? चलो उसके बारे में एक डेटा भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं सबसे पहले मैं क्वार्टरली अगर रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की जो सेल्स का डेटा है, 506 से लेकर 550, 590 और 490, मतलब कंपनी इस बार भी जो सेल्स का ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा, कंपनी का सेल्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से 27 करोड़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% कम हो चुके हैं। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले किसी भी केमिकल्स कंपनी का हालत सही नहीं होगा। 2025 के बाद केमिकल सेक्टर का ग्रोथ फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे बात में नहीं है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े से बड़े इन्वेस्टर, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आप रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। तो क्या आरती ड्रग्स में ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा? क्योंकि सेल्स तो कम हुआ है। चलो एक चीज़ और भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने क्या किया, खुद के जो कर्जा है उसको कम कर दिया, रिजर्व जो है उसको बढ़ा दिया, फिक्स्ड एसेट जो है उसको भी बढ़ा दिया और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे हमेशा पॉजिटिव लगता है वो है CWIP। खुद के बिजनेस के ऊपर 13 करोड़ से बढ़ाकर 222 करोड़ तक कंपनी खुद के CWIP को लेके गया। मतलब कंपनी खुद की जो बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया, अराउंड 222 करोड़। तो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जो कंपनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ है। खराब टाइम में जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर निवेश कर रहा है, तो उस कंपनी को हमेशा एक पॉजिटिवली देखना चाहिए। क्योंकि खराब टाइम में लोग तो कंपनी के प्रोडक्ट को बेचकर स्टेबल होते हैं। यहाँ पे कंपनी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो दम है। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जैसे देखिए हम लोग तो पब्लिक क्या कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। 2% से 5% तक लेके गए, एफआई 2% से 2.5 3% तक लेके गए। और पब्लिक क्या कर रहा है, एक बार चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, तो देखिए पब्लिक के पास जो पहले 35% होल्डिंग्स था, वो घट के 34% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन माल खरीद रहा है और पब्लिक माल बेच रहा है। तो यहाँ पे चिंता होने वाला बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर माल बेचता तो कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। शायद इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंटिन्यूअसली एक कंपनी का सेल ऑफ देखने को मिला। और मुझे पहले से एक काफ तो मिल चुका है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का। अगर ये जो रेंज बने, इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को कंपनी अगर ब्रेक कर पाए और यहाँ पे ब्रेक करके अगर कंपनी काफ के बाद हैंडल पैटर्न को कंप्लीट करे, तो एक शानदार तरीके से एंट्री लेवल यहाँ पे बनने का चांसेस हो सकते हैं। तो बाकी आपके क्या व्यू है, ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। तो देखिए आवास फाइनेंशियल लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, 12,900 करोड़ का, अराउंड एक मतलब सबसे छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत छोटा कंपनी माना जाता है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स किया गया कि सर इस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है।
देखिए, अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि सारे जो अपडेट्स हैं, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। तो अगर जो भी डिसीज़न लेना है, तो आपके तरफ से लीजिएगा और आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके लीजिएगा। तो देखिए, कंपनीज़ के ऊपर मेरा जो व्यू है, वो कंपनी का देखिए वैल्यूएशन मुझे बहुत सस्ता लगा। क्यों वैल्यूएशन सस्ता बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 78 और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो 26 और इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? कोविड के लेवल में इसका पी रेशियो था 30 के ऊपर और आज उसके भी नीचे है। तो एक सबसे गुड पॉइंट्स है, ये सबसे गुड अपडेट्स है। यही गुड अपडेट्स कंपनी को आगे बूस्ट कराने के लिए काफ़ी होगा। बाकी क्वार्टरली अगर रिजल्ट को देखा जाए तो कंपनीज़ के जो ग्रोथ है, रेवेन्यूज़ का ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके हिसाब से कंपनी के इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट भी कंपनी चुका है, उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ते चले गए। 60 करोड़ से 89 बने, उसके बाद 110 करोड़ बने, अभी 126 बने। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, अलग लेवल का। मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी को बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। लगातार एक अच्छा खासा जर्नी कंपनी यहाँ पे करता हुआ देखने को मिले और इस बार भी कंपनी बहुत शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया। हाँ, एक दिक्कत वाला बात क्या है, कंपनी के देखिए, दिक्कत वाला बात मैं नहीं कहूँगा, कंपनी में एक छोटा-सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, वो क्या है, कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में जो एनपीए था वो 0.67% के आसपास हुआ करता था। इस बार 0.72% के आसपास है। अभी एनपीए क्या होता है, जो लोग बिगिनर है उसके लिए बता दूँ, एनपीए का सीधा-सीधा एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, आपके पास 5 लाख रुपए था। आपने टोटल 5 व्यक्ति को 1-1 लाख करके आपने क्या किया? आपने लोन दे दिया और हर व्यक्ति को बोला कि जब तुम लोन वापस करेंगे, तो हर 1 लाख के ऊपर मुझे 5% का इंटरेस्ट चाहिए। मतलब 1,05,000 रुपया मुझे वापस करना होगा हर व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति 5,000 एक्स्ट्रा रुपया वापस करेंगे, तो मेरे पास कितना आएगा? 5,25,000 5,25,000 रुपया मेरे पास वापस आएगा। मगर हुआ कुछ ऐसा, 3 व्यक्ति ने तो सेम टू सेम पैसा पेमेंट किया, बाकी 2 व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है क्योंकि मेरा जो बिज़नेस हुआ था, वो बिज़नेस खत्म हो गया। बिज़नेस बंद हो गया तो मैं सारे पैसा वापस आपको नहीं कर पाऊँगा। मैं आपको 80,000 तक दे सकता हूँ, 1 लाख जो आपने दिए थे उसके अगेंस्ट में। तो सोचिए आपको तो दो 20,000 का घाटा हो गया। तो जितने पैसे आपको नहीं मिला, जो मार्केट में पड़े हुए हैं, जो मिलने का चांसेस नहीं है, उसको एनपीए कहा जाता है। उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। तो वही एसेट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही बैंक के लिए खतरा होगा, उतना ही फाइनेंशियल के लिए खतरा होगा, उतना ही आपका बिज़नेस के लिए खतरा होगा। तो इस चीज़ों को पहले आपको समझना होगा। तो मेरे हिसाब से इससे छोटा-मोटा करेक्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात तो होने का चांसेस नहीं है। फिर भी एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो तगड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर बाइंग कर रहा है। क्योंकि प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इंस्टीट्यूशन के पास है। ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा। अगर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा किसी कंपनी के ऊपर खुद के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि जेफरीज़ इस कंपनी के ऊपर एक गुड टारगेट दिया 2140 तक। 2140 तक इसका टारगेट रखा कि सही में 2140 तक जा सकते हैं। देखिए पहली बात कंपनी के ऊपर जब एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था यहाँ पे, कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बना, फाइनली इसका टारगेट भी अचीव हो चुके थे। उसके बाद मैं इंतज़ार किया कि कोई फिर से फ्रेश एंट्री अगर बने तो मैं कोई डिसीज़न लूँगा। तो फ्रेश एंट्री एक फिर से बनने जा रहा है, मुझे लगता है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बने, जो टोटल रेंज बना 29% के आसपास। तो इस तरीके से बाइंग रेंज बनने के बाद कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है और इस नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एंट्री। यहाँ पे क्या बनेगा? एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा? बन सकता है टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में जब तक एंट्री ना बने तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए जिसके ऊपर तो अभी 4 चाँद लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं कोल इंडिया के ऊपर जो कंपनी को आगे बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। क्योंकि कोल इंडिया लगातार भागते चले जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? सबसे पहले मैं रीज़न आपको बताऊँगा। देखिए रीज़न के बारे में बात करूँ तो 2 बड़े अपडेट हैं। पहली बात, कोल इंडिया के ऊपर जो अपडेट है, गेल और कोल इंडिया दोनों ने जॉइंट वेंचर के साथ एक बिग डील साइन किया है और 50-50 पार्टनरशिप के हिसाब से, क्योंकि आप देख सकते हैं कोल इंडिया मतलब होल्ड ऑन इस प्रोजेक्ट के ऊपर 51% और गेल इंडिया 49%।
मतलब दोनों के पास 50-50% का स्टेक है और ये स्टेक इसीलिए खरीदारी किया गया है क्योंकि कोल इंडिया एंड गेल इंडिया दोनों ने साइन कर चुके हैं डील टू एस्टेब्लिश ए जॉइंट वेंचर फॉर द कोल सिंथेटिक्स नेचुरल गैस। तो कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस मतलब कोल से सिंथेटिक नेचुरल गैस बनाया जाएगा, उसका प्लांट मतलब यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए सॉरी मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए एक गुड पॉइंट्स है क्योंकि इसी गुड पॉइंट्स के कारण कंपनी में अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। तो इसीलिए शायद जेफरीज ने एक बहुत बड़ा टारगेट इस कंपनी के ऊपर रखा। आप देख सकते हैं 600 तक इसका टारगेट रखा है जेफरीज ने। तो 600 कहाँ तक है, चलो एक बार मैं आपको दिखाई दूँ। कंपनी के ऊपर मुझे भी एक एंट्री लेवल मिला, कुछ कप विद 100% का। फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए 620 लेवल तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। देखिए पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से जो रेंज जो निकल कर है वो मेरा खुद का टारगेट नहीं है, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसी बेसिस में मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको आप ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे किसी को पता नहीं होता, मुझे कभी भी पता नहीं होता कि यहाँ पे ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप करके काम करता हूँ। तो आप भी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं तो ज़रूर इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो देखिए जेफरीज ने जो 620 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखा है, सॉरी 600 रुपीज़ के आसपास टारगेट रखा है। तो मुझे लगता है उस लेवल तक तो जाने का चांसेस ही है क्योंकि जेफरीज ने इतने बड़े एक टारगेट रखा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है तो बनने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो किस वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। लास्ट जो कंपनी उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी का अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है क्योंकि कंपनी एक बार आपको स्प्लिट दे चुके हैं। 1 के बदले 10 शेयर, अभी 1 के बदले 1 शेयर बोनस के हिसाब से कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें और बाकी कंपनी के ऊपर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।